ये नीट है कि चीट है। छात्र अगर संसद जाना चाहते थे, आप निकल के बात कर लेते, आप अपने प्रतिनिधित्व मंडल को भेज देते। दोनों छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। उन छात्रों के भविष्य के साथ अब क्या होगा? हम लीगल सेल की तरफ से छात्रों की पूरी मदद करेंगे। एक इस्तीफे से क्या बदल जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान ने ये मान लिया है कि नीट पेपर लीक फेलियर था। क्या इस्तीफा ही एक ऑप्शन है? पहले अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता, रेजिग्नेशन आ जाता था, अगर रेल दुर्घटना हो जाती तो रेल मंत्री रिजाइन कर देता था। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ उसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। कल्याण सिंह ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से इतनी अहंकार से इतनी भर गई है कि ये सोचती भी नहीं है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। कई बच्चों ने खुदकुशी भी की। सोचिए कितना बड़ा मेंटल प्रेशर था। सरकार कहाँ थी? अगर सरकार वहाँ नहीं की तो सरकार को अब होने का भी कोई हक नहीं। आपको लगता है कि एक इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? शुरुआत हो सकती है। अभी तो नीयत में ही खोट नजर आ रहा है। नीति तभी चलती है जब नीयत साफ, और दिख रहा है कि आप सिस्टम में बदलना नहीं चाहते। जो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं सिस्टम में भर चुका, उसको साफ करने का एक स्टार्ट तो होता, दिखता तो। इसी सीजेपी के प्रोटेस्ट में आज के कुछ टाइम पहले कुछ हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश किया गया, जैसे नारे लगे कि अल्लाह एक है, ऐसे गाने भी वहाँ गाए गए। बस नाम रहेगा अल्लाह का। और उसके बाद में सीता माँ के ऊपर भी वहाँ क्वेश्चन उठाया गया। ये जो सरकार है, हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे इस मंच से क्यों उठाए जा रहे हैं? एक डेमोक्रेसी का मुझे तो लगता है सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि कोई कुछ भी बात कर सकता है। आपको बुरी लगे, आप उसका जवाब दे दीजिए। इस पूरे प्रोटेस्ट से एक अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी या अभी दोबारा संसद तक मार्च करने की जरूरत पड़ेगी? आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था का प्रश्न है। आंदोलन अब जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। हमारी सांसद को आपने डिटेन कर लिया। आप मित्र कह देने से हमारे मित्र नहीं हो जाएंगे, आपको मित्र मानना भी पड़ेगा। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। सरकार असंवेदनशील हो गई है, सरकार सुनना भूल गई है, और इसीलिए सरकार अब बदलेगी। बहुत सारे छात्र भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, उन सबको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? जंतर मंतर पर जब लाखों छात्रों के भविष्य पर लाठियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आसमान में आंसू गैस के गोले चल रहे थे, तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, नीयत का था। एक तरफ लाठियों का दम और वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति और देशद्रोह का ठप्पा। इस पूरे घमासान में आखिर फायदा किसका था, छात्रों का या फिर सियासत का? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन जूही सिंह मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैम कल खुद आप प्रोटेस्ट में थी और आपने खुद लाठियों का दर्द सहा। आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट से क्या बदल सकता है? भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ। छात्र धरने पर बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, और क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि नीट की जो परीक्षा पेपर है वो लीक हो गया। सीबीएसई के परीक्षा में बहुत सारे बड़े सवाल उठे, और लगातार हम निरंतर देख रहे हैं, नीट पहली बार नहीं लीक हुआ, हर साल लीक हो जाता है। कई पेपर हर साल लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हर जगह जहां भर्तियां निकलती हैं, कहीं पेपर लीक, कहीं पेपर कैंसिल, कहीं आपको आरक्षण का आपने सही से कैलकुलेट नहीं किया तो आप नौकरियां नहीं देना चाहते हैं। एक बड़ा आंदोलन था, छात्र वहाँ जुटे हुए थे, और वो बार बार धर्मेंद्र प्रधान, जिनके वॉच पर नीट का पेपर लीक हुआ, और कई बच्चों ने खुदकुशी भी की। सोचिए कितना बड़ा मेंटल प्रेशर था। तो धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफ़ा मांग रहे थे, सरकार से बात करना चाहते थे। बेशर्मी की हद की, ना सरकार ने बात किया, ना धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई। तो एक लोकतंत्र का हनन हो रहा था। और जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ कल, वो इतना बड़ा गुनाह सरकार की ओर से हुआ कि छात्र अगर संसद जाना चाहते थे, आप निकल के बात कर लेते, आप अपने प्रतिनिधित्व मंडल को भेज देते। आपने लाठी बरसाई उन छात्रों पर, कई घायल हो गए हैं। किन्हीं के पास पैसे नहीं थे, उनको पैसे दिए। हमारी सांसद मैनपुरी आदरणीय डिम्पल यादव जी, समाजवादी पार्टी के
बहुत सारे सांसद वहाँ गए और निरंतर छात्रों की मदद कर रहे थे। तो सरकार कहाँ थी? अगर सरकार वहाँ नहीं थी तो सरकार को अब होने का भी कोई हक नहीं। मैम, सैकड़ों छात्रों के ऊपर हमने वीडियोस में देखा, मैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वीडियोस में देखा कुछ छात्रों के सर फट गए, दर्जनों छात्रों के ऊपर FIR दर्ज हुआ। उन छात्रों के भविष्य के साथ अब क्या होगा? यही सरकार की तानाशाही है कि जो छात्र वहाँ एकत्रित हुए उनके ऊपर आपने उन धाराओं में मुकदमा लगाया होगा कि उनका भविष्य बर्बाद हो गया जी। इससे आप छात्रों को, जो लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, जो धरना देना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात उठाते हैं, उनको आप आतंकित कर रहे हैं, उनको आप डरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अपना एक लीगल सेल है। हम लीगल सेल की तरफ से छात्रों की पूरी मदद करेंगे। हमारे संसद में जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो इस बात को संसद में भी उठाएंगे और हम विधानसभा का सत्र शायद 3 से शुरू हो रहा है, तो उसमें ये जंतर मंतर का मुद्दा तो हम उठाएंगे ही। और साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी 40 दिन से अधिक कुछ छात्र जो हैं अनशन पे बैठे हैं। केवल फीस वृद्धि की बात उन्होंने की थी, अपने वीसी से वीसी मिलना भी नहीं चाहते, उनको भी निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी बात भी उठेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का बयान आया कि CJP का जो पूरा प्रोटेस्ट था, इसमें हमें कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला था मिलने के लिए, आज हमें ऑफिशियल नोटिस मिला तो हम मिले। इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कल एक बेंच CJP का गया और JP नड्डा जी से मिला और अपनी मांग रखी। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। JP नड्डा को नोटिस मिलेगी तब वो अपने नागरिकों से मिलेंगे, तो JP नड्डा अपने पद से इस्तीफा दे दें और आज के दिन में राजनीति छोड़ दे। राजनीति में तो अगर कहीं आपको दुखी दिखता है, पीड़ित दिखता है, यदि दिखता है कि कोई आपको गुहार कर रहा है तो आप उसके पास खुद जाते हैं। इतने बड़े शख्सियत हो गए, अभी वोट चाहिए होगा तो आप उन्हीं छात्रों के दरवाजे पे जाएंगे, आप उनके साथ, दलितों के साथ खाना खाएंगे, आप पिछड़ों की बात करेंगे। और आज आपसे मिलने के लिए वो छात्र बैठे हैं जंतर मंतर पे, अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हैं, इंटरनेशनल मीडिया, और आपका मीडिया उसको कवर कर रहा है। तो आप लोकतंत्र में रहते हैं, कहाँ के बादशाह हैं आपके, आपको नोटिस चाहिए। मैम, सोनम वांगचुक इतने दिन से धरना पे बैठे हुए हैं और उसका मेन मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आपने बोला कि JP नड्डा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। एक इस्तीफे से क्या बदल जाएगा? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने ये मान लिया है कि नीट पेपर लीक फेलियर था। क्या इस्तीफा ही एक ऑप्शन है? जो राजनीतिक ज़मीन आज के दिन में लोकतंत्र हमारा खो रहा है, शायद उस पर कोई उम्मीद हो। पहले अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता था, मैं तो बात करूंगी माधवराव सिंधिया जी की, रेजिग्नेशन आ जाता था। अगर रेल दुर्घटना हो जाती तो रेल मंत्री रिजाइन कर देता था। इनके खुद के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी इस्तीफा दिया। लेकिन आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार सत्ता से इतनी प्रेरित हो गई है, अहंकार से इतनी भर गई है कि ये सोचती भी नहीं है कि ये मेरी जिम्मेदारी है या मेरा ज़मीर है जो जिसके हिसाब से मैं चलूं। और अगर ऐसा हुआ है, बच्चों ने खुदकुशी कर ली है और धर्मेंद्र प्रधान उस कुर्सी पर बने हुए हैं, इससे बड़ी दुख की क्या बात हो सकती है? इस्तीफा होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। आपको लगता है कि एक इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? शुरुआत हो सकती है, कम से कम जो आपने अपने शुरू में कहा कि अभी तो नीयत में ही खोट नज़र आ रहा है और दिख रहा है कि आप सिस्टम में बदलना नहीं चाहते, जबकि सिस्टम ने ही ये सारी जो आपकी विसंगतियां हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं। नीट का कैसे परीक्षा पेपर लीक हुआ? आप लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, मैं छोटी सी बात बताती हूँ, उसमें 15 से 18 लोग मर गए। आज के दिन में जो उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई दिया था, मुझे बता दें कि कितने ऐसे संस्थानों को जिनमें ऐसे प्रबंध नहीं हैं, आपने उनको सील किया। आप पैसे लेकर खोल देते हैं, आप नोटिस इशू करके बात ख़त्म कर देते हैं, आप बात को दबा लेते हैं। तो ज़रूरत है कि अब बदलाव आए और जो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सिस्टम में भर चुका है उसको साफ़ करने का एक स्टार्ट तो होता, दिखता तो कि आप, यदि आपके वॉच पर आप किसी मंत्री हैं किसी विभाग के और वहाँ कुछ गलत होता है तो आपसे इस्तीफ़ा जनता ले भी सकती है, आप उसी के वोट से आए हैं। अखिलेश यादव जी का एक बयान आया कि सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर देना चाहिए। सोनम वांगचुक एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से फेमस व्यक्ति हैं और हंगर स्ट्राइक से उनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था। सरकार ऐसी कोई प्रयास भी नहीं कर रही थी कि उनसे जाकर बात करें, क्योंकि वो तो बात भी करना चाहते थे, बार बार कह भी रहे थे।
तो हम चाहते थे कि फास्ट वो इसलिए ख़त्म कर लें कि वो स्वस्थ रहें। और जैसा कि आपने कहा कि बदलाव बड़ा है, पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार कण कण में बस गया है भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो उसको ख़त्म भी करना है। तो लड़ाई बड़ी है, चुनौती हमने स्वीकार की है, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट था कि वो स्वस्थ रहें, उनकी आवश्यकता है, उनके जैसे लोगों की सिविल सोसाइटी को आवश्यकता है। कल का जो प्रोटेस्ट के बाद वीडियो सामने आया, बहुत दर्दनाक वीडियो था। एक बच्चे के ऊपर आंसू गैस का जो गोला था वो गिर गया और वो इमीडिएट वहाँ पे बेहोश हो गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं सामने आईं। आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जा करके, क्योंकि कुछ टाइम पहले राजनीतिक पार्टियों को उस प्रोटेस्ट से अलग कर दिया गया था, तो क्या प्रोटेस्ट में भीड़ नहीं आ रही थी, इस वजह से राजनीतिक पार्टियों को उसमें बुलाया गया? जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो सामाजिक भी व्यक्ति होता है, तो उसके पहले सामाजिक रूप से हमारे सांसद, हमारे संगठन के लोग, समाजवादी पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता, अन्य पार्टियों के भी लोग, चाहे मैं CPIM कहूँ, चाहे आम आदमी पार्टी कहूँ, वो लोग, कांग्रेस के लोग भी, वो लोग गए थे। और कल का प्रोटेस्ट अगर हिंसक हुआ, बल प्रयोग सरकार ने किया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आदरणीय सांसद मैनपुरी संसद से सांसदों के साथ मार्च कर रही थी और उन्हें बार बार कहा भी कि हमें जाने दीजिए। जो बैरिकेड लगाए गए थे, अगर आप इतनी तानाशाह सरकार हैं कि आपने जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में बैरिकेड लगा दिया, वो उन लोगों से बात भी नहीं कर सकती थी, और उसके बाद आपने लाठीचार्ज शुरू किया, आपने आंसू गैस के गोले वहाँ पर छोड़े, कई लोग घायल हो गए, बच्चे जो दूर दूर से आए थे उनको चोटें लगी हैं, आज भी कई लोग एडमिट हैं जी। तो ये किस तरह की आप सरकार चला रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ही वहाँ बैठे थे ना। और सरकार को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है चिढ़ इस बात की थी कि वो प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहा, मुद्दे पर रहा, आपने कितना भी मजाक उड़ाया, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट के लक्ष्य से छात्रों को अलग नहीं कर सके। लक्ष्य था कि हमारे एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़ा भ्रष्टाचार है, और धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय मंत्री हैं, उनका इस्तीफा हमें चाहिए एक स्टार्ट के रूप में। पक्ष और विपक्ष सबका एक मुद्दा था कि सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक खत्म किया जाए। सरकार ने जब सोनम वांगचुक को मॉर्निंग के टाइम पर जंतर मंतर से हटा करके हॉस्पिटल शिफ्ट किया, एज ए पॉलिटिकल लीडर आपको क्या लगता है ये स्ट्रेटजी सरकार की सही थी? गांधी जी ने अनशन किया और कई बार उस अनशन को तोड़ा भी। विपक्ष में मैं अपने आप को मानती हूँ, हम लोग सोनम वांगचुक से बात कर रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। सरकार बात नहीं कर रही थी, सरकार ने तो पुलिस भेजकर उनको उठवा लिया। अगर सरकार बात करती तो वो भी एक जिम्मेदार नागरिक है, वो ज़रूर अपना अनशन, और उनकी तो मांगे भी बहुत सिंपल थी। वो तो मिलना चाहते थे, वो कहना चाहते थे कि भाई हमें संसद में आश्वासन मिल जाए कि आप कोई एक्शन लेंगे और हम ये अनशन तोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पर सब लोग भारत के नागरिक हैं और लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं। गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम लोग उनके चिन्हों पे चलते हैं, तो हमें पता है कि बात करना, इंगेज होना ज़रूरी है, छात्रों की बात वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन जब आप सरकार ना सुनना चाहती है, ना बोलना चाहती, ना बात करना चाहती, तो उनका भाषण सुनने के लिए थोड़ी उनको संसद में भेजा गया है, कुछ कार्य करने के लिए भेजा गया है। मैम, एक प्रोटेस्ट का पूरा प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप एक प्रोटेस्ट में दिखाई दी, फिर कल फिर आप प्रोटेस्ट में थी। एक प्रोटेस्ट का पूरा प्रोसेस कैसे लाइन अप होता है और इसका पूरा थोड़ा सा मुझे बताइए। विभिन्न मुद्दे होते हैं। जैसे 1090 वाला प्रोटेस्ट हुआ, उसमें लड़कियों को निकाल दिया गया था। इको गार्डन में बैठी थी, हम लोग उनके साथ 7-8 दिन वहाँ रहे, रात में भी रहे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया और अपने साथ उनके साथ दिवाली मनाई। बड़ा दिल है उनका, और लड़कियों से बात की, हमने भी लड़कियों की मदद की। एक और प्रोटेस्ट था 1076 का, उसमें सरकार के लोग आए, और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़िम्मेदार तरीके से लोगों की समस्या हल कर सके। उसमें सरकार और जो कंपनी थी, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसने संशोधन किया, उनकी जो मांगे थी पूरी की, प्रोटेस्ट वहाँ से वापस आ गया। कल का प्रोटेस्ट क्या था? कल हम छात्रों का समर्थन कर रहे थे। हम जो सही बात है कि ये नीट है कि चीट है, नीट एग्ज़ाम है कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, और एक भी आपने सही एक्शन नहीं लिया। इसी पर तो समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी। आपने कल लाठी बरसाई, मेरे भी पैर में चोट आई, आपने लोगों को ज़बरदस्ती ट्रकों में भर दिया, आप इको गार्डन ले गए, हमारी सांसद को आपने डिटेन कर लिया, आदरणीय डिम्पल यादव को, हमारे अन्य सांसदों को डिटेन कर लिया, जबकि वो लोग सुबह से सांसद जी ये लगी थी कि किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी की क्या मदद कर दें।
तो सरकार का असली रूप कल सामने आया। जी। और इस तरह की तानाशाही तो हमको अंग्रेज़ों के ज़माने में दिखती थी। स्वतंत्रता के बाद तो भाई हम भी नागरिक हैं और आप भी नागरिक हैं, सरकार आपकी हो तो क्या है। एक चीज़ कहा जाता है हर बार कि जब छात्रों का आंदोलन होता है तो राजनीतिक पार्टियां उसको जल्दी ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न ये होता है कि छात्र उग्र होते हैं, वो बहुत जल्दी पुलिस से टकरा जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें कल के प्रोटेस्ट में नहीं देखने को मिला। 1974 के बाद में कल का प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जो छात्रों का इतना शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट हुआ। 1974 में हुआ था जब मेस की फीस बढ़ी थी, उसके बाद ये प्रोटेस्ट कल हुआ। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रोटेस्ट से एक अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी या अभी दोबारा संसद तक मार्च करने की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे तो इसमें नई जनरेशन जेन ज़ी की जिम्मेदारी दिखती है। वो जानते हैं कि अगर प्रोटेस्ट उग्र हुआ, अगर कुछ इस तरह के नारे जो हम सब लगा देते हैं, ऐसे कुछ नारे लगे, ऐसी कोई बात लगी तो उन पर ऐसे सेक्शन सरकार लगा लेगी, उनको आतंकवादी बता देगी। वो अगर कुछ लोगों की बात करेंगे तो उनको कह देगी कि वो किसी अन्य देश चले जाएं। ये सब जेन ज़ी के लोग समझते हैं। उनका मुद्दा ये है कि हमारे इम्तहान निष्पक्ष हों, हमें नौकरी मिले, हम अपनी ज़िंदगी में उलझे मत, हम आगे चल के क्या करें। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का ये तीसरा टर्म है। 15 साल का गैप हो गया है। जो उस समय जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, आज के दिन में वो 15 साल ओल्डर हो चुके हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। उनका एक आपने 15 साल का जीवन जो है वो अपने भ्रष्टाचार में और अपनी जुमलेबाजी में नष्ट कर दिया है। तो वहाँ पर ओल्ड लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि केवल यंग लोग थे, सभी लोग अपनी बात उठा रहे थे। ऐसे प्रोटेस्ट्स होते रहने चाहिए, लोकतंत्र के लिए इसेंशियल हैं। लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है, और अगर सुनना नहीं चाहती तो सुनाएंगे हम। प्रोटेस्ट प्लान वही अच्छे से होता है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग उसको लीड कर रहे हों तो जो लोग उसमें सम्मिलित हों, पहली सुरक्षा उनकी होनी चाहिए। फ्रंट लाइन पे हम हैं। आपने कहा कि छात्र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, जो कल दिखा भी। लेकिन इसी सीजेपी के प्रोटेस्ट में आज के कुछ टाइम पहले कुछ हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश किया गया। जैसे नारे लगे कि अल्लाह एक है, ऐसे गाने भी वहाँ गाए गए, और उसके बाद में सीता माँ के ऊपर भी वहाँ क्वेश्चन उठाया गया। ऐसे मुद्दे इस मंच से क्यों उठाए जा रहे थे? आज़ादी आज़ादी के भी नारे लगे थे। इनकलाब जिंदाबाद क्या हिंदू मुसलमान का नारा है? वो तो हमारा भी नारा है। शायद किसी मीडिया पर्सन ने इसको भी एक एंटी नेशनल रंग दिया था। फैज़, जिसको हम लोग सब सुनते हैं, और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट ने कभी न कभी फैज़ को बोला है। फैज़ की कविता जो है एंटी नेशनल हो गई। मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये वातावरण इतना बदल क्यों गया। अगर बच्चे वहाँ बैठकर कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ बात बोल रहे हैं, तो वो एंटी नेशनल लोग, अरे भाई हमारे पास नागरिकता का सर्टिफिकेट है, हमारे भी माँ बाप भारतवर्ष में ही पैदा हुए, और शायद बहुत सारे लोगों के पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। तो जो व्यक्ति प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल जय श्री राम का आप नारा लगाइए। मैं अयोध्या से हूँ, हनुमानगढ़ी प्रभु श्री राम का मंदिर हम सब के लिए श्रद्धेय प्रभु श्री राम हैं। तो वहाँ पर आपके वॉच पर कैसे लोगों की गाढ़ी कमाई का जो धन है, जो चढ़ावा के रूप में होता है, वो चोरी हो जाता है, और आपके किसी लीडर के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, वाहियात बातें निकलती हैं कि आपका वो जो धन आपने चढ़ाया था वो शायद अच्छा नहीं था, आपने सही तरीके से नहीं कमाया। मुद्दे से ध्यान भटकाना, क्योंकि काम नहीं करना इस सरकार की खासियत है। मैम, बात वही है कि नीट पेपर लीक का पूरा मामला था, और वो पूरा मंच केवल पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहा है। उसके बाद में वहाँ पे और ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जैसे यहाँ से प्रोटेस्ट को ही ख़राब किया जा रहा है। तो क्या इस पूरे मंच की मर्यादा को देखते हुए ऐसे लोगों को पब्लिकली मना नहीं कर देना चाहिए कि प्रोटेस्ट में आए हो तो आप इस तरीके की बातें ना करो? एक डेमोक्रेसी का मुझे तो लगता है सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि कोई कुछ भी बात कर सकता था। आपको बुरी लगे आप उसका जवाब दे दीजिए। कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ अन्य लोग हैं, कुछ लोग तंज में कोई बातें बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रोटेस्ट को परिभाषित कर दें। अरे कौन यहाँ एंटी नेशनल है? कौन पाकिस्तान जाना चाहता है? यहाँ पर जब हमें स्वतंत्रता मिली तो जो आज भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, वो यहाँ पर बाय चॉइस हैं।
जी। आपकी तरह वो भी रिस्पेक्टेबल है। आप कोई नहीं होते कि आप आज सरकार में हैं तो आप किसी को एंटी नेशनल कर दें, आप किताबों को बैन करा दें। काम सभी ने किया है। छात्रों की बात थी और पेपर लीक की बात थी। पेपर लीक, नीट तो बहुत बड़ा एग्जाम है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में नलकूप भर्ती का पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया। मुख्य सेविका भर्ती, हम लोग गए कार्यालय में तो उसकी पैरवी नहीं हो रही है, क्योंकि जब नौकरी देनी नहीं होती है तो किसी तरह उसको कोर्ट में अटका दिया जाता है। इस तरह के उदाहरण अनेक हैं। मतलब कोई पेपर यहाँ CBSE की जो परीक्षा प्रणाली है और नीट का ये भी जो इम्तहान निकला है, इस पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। एक बच्ची गई है जिसने कहा है कि मेरा कुछ और स्कोर लोड हुआ था, मुझे कोई और स्कोर मिला। CBSE जो हमारा एक बेसिक एग्ज़ाम है जिसकी वजह से हमें इम्तहान मिलता है, उस परीक्षा प्रणाली पे जब प्रश्न चिन्ह उठ गए तो आप खुद सोचिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। आपने बात किया राम मंदिर अयोध्या में चंदा चोरी का। अखिलेश यादव जी ही एक पहले पर्सन थे जिन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। सबसे पहले उन्हीं का बयान आया कि चंदा चोरी हुआ। विपक्ष के तरफ से ऐसे भी क्वेश्चंस उठे कि अखिलेश यादव जी को कैसे पता चला कि चंदा चोरी हुआ। चढ़ावा चोरी हो रहा है, ये बात पब्लिक डोमेन में आई। इस बात को हम लोगों ने बताया और सरकार ने एक आई वॉश करने के लिए SIT बिना SIT FIR रजिस्टर किए वहाँ घूमने भी चली गई। जी। कुछ लोग वहाँ से निकले जो उन्होंने गुनाहगार पाया और मैं तो कहूँगी कि बड़े लोगों को बचाने की ये साजिश थी। आज के दिन में मैं ये कहती हूँ कि मिस्टर नृपेंद्र मिश्रा हैं, मिस्टर नृपेंद्र मिश्रा कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ ये हो रहा था और चढ़ावा चोरी, और क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं ओबे हो रहे थे तो इसलिए हो रहा था। तो अगर या उनकी बात सही है तो उनको आप या तो बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि सरकार तो लोगों को बर्खास्त कर रही है, और या फिर उनको गवाह बना लीजिए। ऐसे ट्रस्ट को जिसके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, हर ट्रस्ट सरकार और संविधान के अधीन होता है, तो प्रश्न के उत्तर तो देने पड़ेंगे। और उस ट्रस्ट में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है जो आपने माना है और गुनाह हो रहा है तो हर ट्रस्टी को हटा देना चाहिए। आपको नए तरीके से उसको अपॉइंट करना चाहिए। सरकार अपना गुनाह छुपा रही है, तो ऐसा क्यों है? क्या गलत है जिसको सरकार छुपा रही है? आपके अधिकारी भी उसमें, मैं नहीं कहूँगी संलिप्त थे, लेकिन मौन स्वीकृति भी संलिप्तता ही मानी जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया कि प्रभु श्री राम के भक्त 500 साल तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वेट कर सकते हैं, तो 10 दिन और वेट कर लें। SIT का गठन हो गया है, सब कुछ सामने आ जाएगा। नीति तभी चलती है जब नीयत साफ हो। जब नीयत ही साफ नहीं है, जब आपने SIT इस प्रिजम्पशन पे बनाई है कि आपके बड़े लोग जो उस ट्रस्ट में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, SIT बिना FIR किसी के अगेंस्ट रजिस्टर किए हुए चली गई घूमने। आपके जो छोटे नुमाइंदे थे उनको आपने आरोपित कर दिया। आपके जो बड़े लोग थे उनसे, कुछ लोगों से आपने एक सांकेतिक रूप से इस्तीफ़ा ले लिया, अब भी वो लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपकी नीयत जो है वो सबको दिखती है और वो ठीक है कि योगी जी के लिए अयोध्या हमारे मुख्यमंत्री हैं, नहीं होगी। हमारे लिए नहीं है, हमारे जेनरेशन्स, हमारे पूर्वज वहाँ से आते हैं, तो हमें पता है कि उस जगह की क्या सैंक्टिटी है। बट सरकार क्या कर सकती है? एक गठन, SIT का गठन या जांच ही बैठा सकती है ना। योगी आदित्यनाथ खुद जा करके तो नहीं करेंगे ना वहाँ पे योगी जांच। आदित्यनाथ इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ये एक दिन का घोटाला नहीं है, ये निरंतर, ये उनका सेकेंड टर्म खत्म होने वाला है। 10 साल ये घोटाला निरंतर चल रहा है। तो मासूम मुख्यमंत्री होंगे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, और ऐसे मुख्यमंत्री जिसको पता ही नहीं है कि इतनी पवित्र जगह पे घोटाला हो रहा है, तो फिर आपके अफसर क्या कर रहे हैं? और आप जाते हैं अयोध्या निरंतर, जब आपको सरकार और इस तरह की चीज़ों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या आप इस लायक हैं? क्या मैं तो यहाँ पर वोट दे सकती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप इस लायक हैं कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठें? और वो एक ऐसी जगह है जहाँ आपको निष्पक्ष तरीके से आपको डिसीजंस लेने चाहिए। तो पता नहीं है। आपके समय समय पर आपके अधिकारी भी वहाँ रहे हैं और वो भी ट्रस्ट की मीटिंग्स में रहे हैं। मैम, आप समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन हैं। अभी कुछ दिन पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में इस घटना के बाद सामने आया कि अखिलेश यादव जी अयोध्या जा रहे हैं दर्शन के लिए। आप तो मिलती रहती हैं, आप बताइए अखिलेश यादव जी क्या इलेक्शन के पहले अयोध्या में दर्शन के लिए जाएंगे? देखिए, लोहिया की मैं बात करूंगी। हम लोग लोहिया की पार्टी हैं
और राम मेला लोहिया ने सबसे पहले चित्रकूट में प्रायोजित किया। लोहिया का जो सांस्कृतिक रूप से स्वरूप था वो राम के प्रति समर्पित था। उनकी किताब है राम कृष्ण और शिव, जिनमें उन्होंने लिखा है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और हमेशा वो साम्राज्यवादी ताकतों पे नहीं विश्वास करते थे। उनका जो एक पूरा जीवन रहा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के रहा है। तो हम उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म और राजनीति हमेशा हमारे लिए अलग थी। हम ज़रूर जाएंगे, हम में से कई लोग राम मंदिर जा चुके हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे, जब उनका मन होगा तो जाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सत्ता पे जो अभी लोग बैठे हैं उनको बता कर जाएं। इलेक्शन के पहले अखिलेश यादव जी राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। और ईश्वर न करे कि हम अपना राजनीतिक सफ़र धर्म के कंधों पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, विभिन्न धर्मों को आपस में लड़ा कर तय करें। कल का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में बहुत ज़्यादा कुछ रिस्पांस नहीं मिला। प्रोटेस्ट वैसे चल रहा है। सोनम वांगचुक का कल लेट नाइट बयान आया कि हम अपने हंगर स्ट्राइक को तब तक नहीं ख़त्म करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा और जिन बच्चों के ऊपर FIR हुआ है वो वापस नहीं होगा। एक मुद्दा और जुड़ गया कि जिन बच्चों के ऊपर FIR हुआ। आपको क्या लगता है कि अब ये प्रोटेस्ट डे बाय डे और बड़ा हो जाएगा या यहाँ से वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हमें पास्ट में दिखाई दिया कि बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे और अपनी जान से भी हाथ चले गए। हाँ, आपकी बात सही है। गंगा को साफ करने का जिन्होंने अभियान चलाया था, अग्रवाल साहब, वो वास्तव में हंगर स्ट्राइक पे बैठे और आज हमारे बीच नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हो, लेकिन आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था का प्रश्न है। और अगर सरकार सोचती है कि उस छात्रों से बात नहीं करेगी और तानाशाही तरीके से उनको वहाँ से हटा देगी, तो सरकार गलत सोचती है, क्योंकि आंदोलन अब जंतर मंतर तक सीमित नहीं है और तब भी सीमित नहीं था। हर जगह बच्चे हैं जो पीड़ित हैं, जो खड़े हो रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लगातार अगर हमें लगेगा कि सरकार नहीं इंगेज हो रही है तो हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हम लोग गए, वहाँ भी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ भी हम बैठे। तो ये सोचना कि प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा और ब्रूट फोर्स से आप ख़त्म कर देंगे तो आप भूल जाइए, क्योंकि आप भारतवर्ष में हैं और संविधान है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन याद आया कि कल के प्रोटेस्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं दिखाई पड़े। हमारी सांसद मैनपुरी और हमारे सारे सांसद धर्मेंद्र यादव और डिम्पल यादव जी दिखाई पड़े, राजीव राय थे, इकरा हसन थी, प्रिया सरोज थी, कृष्णा पटेल थी, और जो जिम्मेदार लोग थे वहाँ थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना होता वो भी जाएंगे, और उन्होंने ऑलरेडी सोनम वांगचुक से फ़ोन पर बात कर ली थी। तो हमारा कभी भी ये ध्येय और मुद्दा नहीं रहा है कि कोई भी छात्र, या 1090 वाला आंदोलन देख लूँ या 1076 वाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हमेशा रहा है कि आंदोलन का राजनीतिकरण मत करो। अगर मदद कर सकते हो मदद करो, जो हम लोग एक 20 तारीख को करने गए थे, सरकार शांतिपूर्ण तरीके से करने देती तो हम शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों के साथ रहते। कल लेट नाइट अखिलेश यादव जी का एक बयान भी आया मीडिया में कि हिटलर प्राइवेट ड्रेस में लाठी चलवा रहा है। ये सही बात है। अगर हम जर्मनी का इतिहास पढ़ें तो इसी तरह से दमनकारी फोर्सेस का इस्तेमाल करके या आम लोगों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आंदोलन को दबाया, तो हश्र क्या हुआ। तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती है। इस पूरे प्रोटेस्ट में जो भी छात्र बाहर से, बहुत दूर दूर से छात्र गए हुए हैं, बहुत सारे छात्र भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, उन सबको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? हम आपके साथ हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ आकर बैठेंगे। ये केवल छात्रों का और युवाओं का मेन आंदोलन है, लेकिन ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अगर हम आपके जनरेशन के भी नहीं हैं तब भी हम आपकी कठिनाई को समझ सकते हैं, और आपका भविष्य अगर दांव पे है तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, और मुझे लगता है कि हर जिम्मेदार नागरिक का समर्थन उनके साथ है। वो सब उनके साथ बैठेंगे। कल मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बयान चल रहा था कि एक 16 साल की छात्रा ने कहा था कि आप मित्रों कह देने से हमारे मित्र नहीं हो जाएंगे, आपको मित्र मानना भी पड़ेगा। इस बयान को आप कैसे डिफ़ाइन करती हैं? ये भी इस जनरेशन की खासियत है कि आप शब्दों का प्रयोग करके बहुत कुछ कह सकते हैं और कह देते हैं। साथ ही
जो राजनीति और लोकतंत्र की परिभाषा होनी चाहिए कि सरकार हमारी मित्र है, कोई हमारे ऊपर बीएनएस की धाराएं लगाने या जेल डालने या हमें लाठी डंडा मारने या आंसू गैस का गोला चलाने वाली सरकार नहीं चाहिए। हम लोगों ने भी बहुत सारे आंदोलन किए। 2012 में हमारी सरकार आई थी, उसके पहले मायावती जी की सरकार थी। निरंतर आंदोलन होते थे। ये भी बात सही है कि लाठी डंडे उसमें भी टलते थे, लेकिन वो राजनीतिक आंदोलन हुआ करते थे। यहाँ तो हर चीज़ एक तरह से आप एंटी नेशनलिज्म, क्योंकि आपके लिए वो आसान है और वो धाराएं लगाना आसान है, उससे जोड़ देते हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमने किया था, रेखा गुप्ता जी ने जब अपशब्द कहे थे अखिलेश यादव जी के खिलाफ, उस पर महिलाएं जो बेचारी केवल चल रही थी उनके ऊपर आपने धाराएं लगा दी, तो ये कोई तरीका नहीं है। मैम, अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखते हैं तो एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, किसान का आंदोलन हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिलते हैं और सरकार किसी भी प्रोटेस्ट पे स्टार्टिंग में नहीं एक्टिव होती है। और आप देखेंगे तो केवल किसान आंदोलन में ही एक ऐसा था जो बिल को वापस लिया गया। आपको नहीं लगता है कि आज के टाइम पे सरकार आंदोलन से डर नहीं रही है? सरकार असंवेदनशील हो गई है, सरकार अहंकारी हो गई है। सरकार सोचती है कि जनता हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार अब हमारी जो संस्थाएं हैं उनको किसी न किसी हद तक कोऑप्ट कर चुकी है। और किसान आंदोलन की बात अब देखें, सरकार तो मानने को आज तक तैयार नहीं कि किसान आंदोलन में लोगों की मौत किसी कारण से हुई। कोविड सबसे बड़ा उदाहरण कि सरकार कहती है कि हमने एक इफ़ेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कोविड की। हजारों लोग, लाखों लोग पैदल चलते हुए, सोचिए एक जगह से दूसरी जगह, हम सब ने ये मंजर देखा है। जगह नहीं थी कि हम अपने जो लोग खो चुके हैं उनको हम उनका आखिरी संस्कार कर सकें। और मैं फिर कह रही हूँ कि आज के दिन में स्वास्थ्य सेवाएं वैसी ही हैं। आपका बजट निरंतर स्वास्थ्य पे कम होता जा रहा है। यदि कोई त्रासदी आएगी तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, सरकार को जवाब देना होगा। तो सरकार सुनना भूल गई और इसीलिए सरकार अब बदलेगी। सरकार अपने आप को बचाना संविधान को बदल कर करना चाहती है। जब हमने 2024 का भी चुनाव लड़ा तो सरकार ने क्या कहा, अब की बार 400 पार, किस लिए? क्योंकि हमें संविधान बदलना है। संविधान को अगर आप छुएंगे तो भारतवर्ष के कोई भी नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद। वो कल से संसद भवन के अंदर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे अकेले अनशन पे बैठे हुए हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? क्या एक सांसद के अनशन पे बैठने से कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है? वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। लोगों ने उनको चुना है। उनको कोई मुद्दा अगर गलत लगता है सरकार के प्रति तो वो बिल्कुल अनशन में बैठे। एक आदमी दुनिया बदल सकता है। आप गांधी जी को देखिए, पूरा भारतवर्ष उनके पीछे चला। और मैं ये नहीं कहूँगी कि, और बहुत सारे लोग, मतलब एक पूरा नेतृत्व उभरा उसके बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो एक आदमी भी बहुत कुछ बदल सकता है। मुद्दा सही है तो आपको बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद।